हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं इस वीडियो में आप सभी को यह बताऊंगा कि किस तरह से जो मनुवादी होते हैं, जो ब्राह्मण होते हैं, भारत देश में अंग्रेजों के खिलाफ में हथियारबंद आंदोलन चलाते हैं। अंग्रेजों के खिलाफ में हथियारबंद आंदोलन, और वो भी अंग्रेजों के खिलाफ में जो हथियारबंद आंदोलन चलाते हैं ब्राह्मण या मनुवादी, वो किस लिए चलाते हैं? आखिर उन सब आंदोलन के पीछे की मकसद क्या था? आखिर उन सब के वजह क्या थे, कारण क्या था? तो इस वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिए, पूरा इस वीडियो को देखिएगा, आपको पूरा तब समझ में आएगा। इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। चलिए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। फिर से हम आपको ये बता देना चाहेंगे कि भारत देश में 8वीं सदी में मुगल आते हैं या फिर मुस्लिम आते हैं। मुगल और मुस्लिम आते हैं और वो कई सालों तक इस देश में रह करके अपनी शासन करते हैं, लगभग 500 सालों तक। फिर आते हैं डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली आते हैं, वो भी रह करके यहाँ शासन करते हैं। परंतु इन लोगों को भगाने के लिए किसी भी प्रकार का आंदोलन नहीं चला जाता है, किसी भी प्रकार का इन सबके लिए कोई भी स्वतंत्रता सेनानी जन्म नहीं लेता है। लेकिन जैसे ही भारत देश में 17वीं सदी में अंग्रेज आते हैं, वो ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित करने के बाद भारत देश के जो पश्चिम बंगाल है, वहां पे जो कोलकाता है, कोलकाता से अपनी साम्राज्य वो शुरू करते हैं। उसके बाद से वो लोग धीरे धीरे अपने साम्राज्य को बढ़ाने लगते हैं, और साम्राज्य को जैसे जैसे वो लोग बढ़ाने लगते हैं, वो अपना कानून बनाने लगते हैं। कानून बनाते बनाते एक दौर ऐसा भी आता है कि भारत देश में कुछ पिछड़े वर्ग होते हैं। पिछड़े वर्ग की बात करें तो वर्तमान के ओबीसी, एससी, एसटी, और अगर बात करें मनुस्मृति के आधार पे, जो हिंदू धर्म ग्रंथ हैं उनके आधार पे बात करें तो शूद्र। अब याद रखिएगा, अब यहाँ पे मैं धर्म ग्रंथ को भी शामिल कर रहा हूं, ये मजबूरी है शामिल करना। तो आप लोग को मैं ये बता देना चाहूंगा, भारत देश में संविधान लागू होने से पहले, संविधान से पहले 4 वर्ण व्यवस्थाएं लागू थीं, 4 वर्ण व्यवस्था चल रही थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण सर्वोच्च यानी सबसे ऊंचे पायदान पर रहता था, उसके पास हर प्रकार का अधिकार हुआ करता था। क्षत्रिय, उसको पढ़ाने का अधिकार नहीं था, बाकी सभी अधिकार थे। वैश्य, उसको पढ़ाने का अधिकार नहीं था, लड़ने का अधिकार नहीं था, शस्त्र रखने का अधिकार नहीं था, बाकी सभी अधिकार थे। शूद्र, शूद्रों के पास किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं था। तो हम आपको इस वीडियो में यही बताएंगे कि भारत देश में जो आंदोलन चली जाती है, वह शूद्रों को अधिकार देने के कारण ही चली जाती है। अंग्रेज के खिलाफ में जो अपने यहाँ के मनुवादी हैं, जो ब्राह्मण है, वो कभी नहीं चलते, उनके खिलाफ में कोई आंदोलन नहीं चढ़ते। जैसे मुगलों के खिलाफ में किसी भी प्रकार की आंदोलन नहीं चलाई जाती है, जैसे मुसलमानों के प्रति आंदोलन कोई नहीं चलाया जाता है शुरू शुरू में। अब तो चलाई जाती है, सिर्फ किस लिए? यहाँ के ओबीसी, एससी, एसटी वालों को अपने असली इतिहास से भटकाने के लिए किया जाता है। तो मैं इस वीडियो में यही आपको पूरा कंफर्मेशन करूंगा कि किस तरह से भारत देश में, किस तरह से भारत के मूल निवासियों को सिर्फ रास्ता भटकाने के लिए, अपनी आजादी के लिए, यहाँ को शूद्रों को पूरी तरह से हक अधिकार न मिल पाए, इसके लिए वो कौन कौन से आंदोलन चलते हैं, मैं आपको इस वीडियो में कंफर्मेशन कर दूंगा। यह वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको बहुत ही नॉलेजफुल होगा। तो मैं चलता हूं इस पर। आप लोगों को मैं बता देना चाहूंगा, जो अंग्रेज होते हैं, उन्होंने सन 1773 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी जो होती है, उन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट पास किया। और वह जो रेगुलेटिंग एक्ट होती है, उसमें क्या था? न्याय व्यवस्था जो थी समानता के आधार पर ठीक आधारित था। तो उसमें क्या होता है, उसके तहत में ही 6 मई सन 1775 ईस्वी को एक बंगाल के सामंत ब्राह्मण नंद कुमार देव को फांसी की सजा दी जाती है। इससे के पहले इतिहास में किसी भी ब्राह्मण को फांसी की सजा नहीं दी गई थी। इससे पहले, यानी कि बात करें नंद कुमार देव से पहले, किसी भी ब्राह्मण को फांसी की सजा नहीं दी गई थी। क्यों नहीं दी गई? क्योंकि मनुस्मृति के अनुसार कोई भी ब्राह्मण अगर मान लिया जाए गलतियां करता भी है, तो उसको सिवाय राज्य निष्कासन के अलावा किसी भी प्रकार का उसको सजाएं नहीं दी जाती थी। उसको किसी भी प्रकार की फांसी की सजा या फिर उसको बंद कर देना, किसी भी प्रकार का दंड नहीं था। लेकिन अंग्रेजों ने यह रेगुलेटिंग एक्ट पास करके ब्राह्मण को फांसी की सजा दे देता है।
यह पहला कारण होता है जब अंग्रेजों के खिलाफ में आंदोलन चलाई जाती है ब्राह्मणों के द्वारा, मनुवादियों के द्वारा। अब हम लोग चलते हैं दूसरे कारण पे। हम आपको बता देना चाहेंगे, अंग्रेजों ने सन 1795 ईस्वी में अधिनियम 11 द्वारा शूद्रों को भी संपत्ति रखने का अधिकार बनाया, यानी कानून बनाया। मतलब कि जो शूद्र होते हैं, शूद्र भाइयों को मनुस्मृति के आधार पे किसी भी प्रकार का संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। वो संपत्ति नहीं रख सकते थे क्योंकि वो शूद्र थे, वो ब्रह्मा के पैरों से जन्मे थे। इसी लिहाजा से मनुस्मृति के आधार पे, इनके धर्मशास्त्रों के आधार पे जो शूद्र होते हैं वह क्या थे, वह अतिशय भी नीचे गिरे हुए थे, एकदम किसी भी पायदान से वो आगे नहीं है। इस आधार पे शूद्रों को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। अगर उनको संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था तो इस बात की जो बात होती है अंग्रेजों को लगती है पता। जब ये अंग्रेजों को पता चलती है तो अंग्रेजों ने इनको सन 1795 ईस्वी में सबसे पहले अधिकार देता है संपत्ति रखने का। और यह बात मनुवादियों को कभी नहीं पचती और जरा भी नहीं पची। इसके ये दूसरा कारण हो जाता है अंग्रेजों के खिलाफ में आंदोलन छेड़ने का। तो साथियों हम तीसरी बात पे चलते हैं। तीसरी बात यह है सन 1804। अब बात समझना, 1804 अधिनियम 3 द्वारा कन्या भ्रूण हत्या पर रोक अंग्रेजों ने लगाई। लड़कियों के पैदा होते ही तालू पर हफीम, ये जो तालू होती यहाँ पे, ठीक, हफीम चिपकाकर मां के स्तन पर धतूरे का लेप लगाकर एवं गड्ढा बनाकर उसमें दूध भर करके उसे डुबोकर मार डाला जाता था। आपको मैं बता देना चाहूंगा, जो सन 1804 में जो कानून बनाया जाता है, इससे पहले के जो शूद्र समाज के कोई भी लड़की जो पैदा होती थी, पहली लड़की जो पैदा होती थी, उसके तारू यहाँ जो होता है, यहाँ के तारू पर हफीम लगाया जाता था। और साथ में जो माँ होती थी, माँ के स्तन पर जो निप्पल होती है, उस निप्पल पर धतूरे का लेप लगा करके और साथ में गड्ढा खोदा जाता और उस गड्ढे में दूध डाल दिया जाता था। दूध में डाल करके फिर उस बच्ची को डुबो करके मार डाला जाता था। ये था व्यवस्था मनुस्मृति के आधार पर, ये था मनुवादियों के आधार पे, ये था हिंदू धर्म में। तो अंग्रेजों ने एक अधिनियम जो बनाया 1804 में, उसके तहत यह भी रोक लगाया, यानी भ्रूण हत्या पर रोक लगाया, कन्याओं पर रोक लगाया, उनकी मृत्यु पर रोक लगाया। इस तरह से तो ये बन जाता है तीसरा कारण। मैं आपको फिर चौथे कारण की तरफ ले चलता हूं। सन 1813 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने कानून बना करके शिक्षा ग्रहण करने का सभी जातियों और धर्मों के लोगों को अधिकार दिया। जरा सोचिए, 1813 में सभी जातियों और सभी धर्मों को जो लोग होते हैं, उन सभी को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार मिलता है। स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सभी को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार मिलता है। 1813 से पहले जो यहाँ के शूद्र भाई थे, उनको भी पढ़ने का अधिकार नहीं था, वो पढ़ नहीं सकते थे, वो स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में नहीं जा सकते थे। लेकिन अंग्रेजों ने 1813 में जो अधिनियम बनाते हैं और उसके तहत में यहाँ के शूद्रों को अधिकार देते हैं पढ़ने का। अब आप ही सोचिए, यह बन जाता है चौथा कारण इनको अंग्रेजों के खिलाफ में आंदोलन छेड़ने के। ये भी जरा भी राजी नहीं थे यहाँ के शूद्रों को अधिकार देने के पक्ष में। ये जो ब्राह्मण होते हैं, जो मनुवादी होते हैं, यहाँ की स्त्रियों के पक्ष में जरा भी राजी नहीं होते हैं कि उनको अधिकार मिले पढ़ने का। बताइए ये कैसी हिंदुत्वता है यहाँ भारत देश में? आखिरकार अंग्रेजों के खिलाफ में इतनी जल्दी आंदोलन क्यों चलाया जाता है, इन सब बातों से पता चल जाता है। तो भाइयों अब आगे और चलते हैं, पांचवी कारण पे हम लोग चलते हैं कि वह पांचवी कौन सी कारण है जिनकी वजह से अंग्रेजों को भगाने के लिए इन मनुवादियों ने आंदोलन छेड़ा। 1813 में ही जो अंग्रेज होते हैं उन्होंने एक कानून बनाया, दास प्रथा होती थी उस पर रोक लगाया उन्होंने। दास प्रथा में क्या होता था कि जो मंदिर होती थी, मंदिरों में शूद्र समाज की जो सबसे पहली लड़कियां हुआ करती थी या फिर शूद्र समाज की जो लड़कियां होती थी, उनको दासी बनाने के लिए देवदासी नाम से, प्रथाओं से उनको मंदिरों में दान दे दिया जाता था। मैं आपको बता देना चाहूंगा कि भारत देश में राजा का सेवा करने के लिए, रानी की सेवा करने के लिए दासियां हुआ करती थीं। जो दासियां होती थीं वह शूद्र समाज से बिलोंग करती थीं, वह शूद्र समाज से आती थीं। और जो मंदिरों में देवदासी बन के रहती थीं वह भी शूद्र समाज से आती थीं। तो शूद्र समाज की जो महिलाएं हुआ करती थी वह देवदासी के रूप में रह करके सेवा करती थी ब्राह्मण यानी कि मनुवादियों का, मनु के औलादों का। तो जो मनु के औलाद होते हैं, अब अंग्रेजों ने 1813 में ही कानून बना करके दासी प्रथा का अंत कर देते हैं।
ये पांचवा कारण बनता है अंग्रेजों के खिलाफ में प्रोटेक्ट ले आने का, मतलब उनके खिलाफ में आंदोलन छेड़ने का, क्योंकि उन्होंने दास प्रथा पर रोक लगाया। मैं आपके सभी के बीच में ले चलता हूं अब छठवें कारण की तरफ में। तो छठवां कारण क्या होता है अंग्रेजों के खिलाफ में आंदोलन छेड़ने के इन मनुवादियों का? तो मैं छठवां कारण आपको बताऊं, सन 1817 में समान नागरिक संहिता कानून बनाया गया। समान नागरिक संहिता कानून, इससे पहले समान नागरिक संहिता नहीं था। मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, मतलब 4 वर्ड थे। 4 वर्डों में से सभी को अलग अलग अधिकार थे, और अलग अलग जो अधिकार थे ये सब देखा जाता था, कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन वैश्य है, कौन शूद्र है। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, सन 1817 में जो कानून बनाते हैं उसमें सबको समान अधिकार दे दिया। ठीक, समान नागरिकता बनाया। सन 1817 से पहले सजा का प्रावधान वर्ण के आधार पर था। जरा सोचिएगा, मतलब सन 1817 से पहले किसी को भी सजा दिया जाता था वर्ण के आधार पर दिया जाता था। ब्राह्मण है उसको कैसे आधार पर देना चाहिए, क्षत्रिय है तो उसको किस आधार पर देना चाहिए, वैश्य है, शूद्र है, इन लोगों को कैसे आधार पे, किस आधार पे सजाएं मिलनी चाहिए। तो ब्राह्मण को अलग सजा, क्षत्रिय को अलग सजा, वैश्य को अलग सजा और शूद्र को अलग सजा हुआ करता था। तो जरा सोचिए, लेकिन अंग्रेजों ने इसको खत्म कर दिया। ये हो गया छठवां कारण अंग्रेजों के प्रति आंदोलन छेड़ने का। यह किस पर चोट लग रहा है, यह चोट पूरा का पूरा मनुवादियों पे डाला जा रहा था। मनुवादियों के धंधों को चौपट कर रहे थे, मनुवादियों के इतिहासों को पोल खोल रहे थे अंग्रेज लोग। इसलिए इन लोगों ने सोचा कि ज्यादा से ज्यादा, जल्दी से जल्दी हम लोगों अभियान चलाना चाहिए, नहीं तो ये अंग्रेज वह दिन दूर नहीं जब हम लोगों की पूरी नस्ल ही खत्म ना कर दे। तो मैं आगे चलता हूं, आपको सातवें कारण की तरफ लेके चलता हूं। आगे चलता हूं, सन 1819 में अधिनियम 7 द्वारा ब्राह्मणों द्वारा शूद्र स्त्रियों के शुद्धिकरण पर रोक लगाना। मैं आपको बता देना चाहूंगा, सन 1819 से पहले, 1819 से पहले किसी भी शूद्र समाज की महिला की शादियां होती थी, लड़कियों की शादी होती थी, तो उसको शुद्धिकरण के नाम पर ब्राह्मणों के यहां उसको 3 दिन पर ब्राह्मण को सेवा देना पड़ता था। ब्राह्मण के यहां जाती थी, 3 दिन तक उसका शारीरिक सेवा देती थी। शारीरिक सेवा के बाद 3 दिन बाद वह ब्राह्मण के घर से अपने पति के घर जाती थी। यह था शुद्धिकरण प्रथा। तो शुद्धिकरण प्रथा का भी अंत किया। यह 7वां कारण बन जाता है। ये जो कारणे हैं, ये कारणे बहुत ही विचरणीय हैं। मैं इन पर पूरा वीडियो बनाऊंगा, आपको स्पेशल एक एक करके किन किन तरह से धर्म ग्रंथों में भी इनके प्रोपोगेट बांटे गए हैं। मैं आपको लेके चलता हूं अब 8वें कारण की तरफ में। 8वां कारण यह होता है, सन 1830 ईस्वी में नर बलि प्रथा पर रोक। देखो, 1830 से पहले नर बलि दिया जाता था। नर बलि में क्या होता था, देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए, देवी देवता को खुश करने के लिए जो शूद्र समाज से पुरुष आते थे उनको पकड़ करके देवी देवता के सामने उनके धड़ अलग कर देते थे। जो अंग्रेज होते हैं इन लोगों ने नर बलि प्रथा पर भी रोक लगाया सन 1830 में। मैं अब आपको लेकर चलता हूं 9वें कारण की तरफ में। 1833 अधिनियम 87 द्वारा सरकारी सेवा में भेदभाव रोक अथवा योग्यता की सेवा का आधार स्वीकार किया गया तथा कंपनी के अधीन किसी भारतीय नागरिक को जन्म स्थान, जाति, रंग के आधार पर पद से वंचित नहीं रखा जा सकता है। जरा सोचिएगा, यहां पे अंग्रेजों ने एक अच्छी बात और की है। उन लोगों ने क्या कहा कि भारत देश में सन 1833 ईस्वी में अधिनियम 87 के तहत में भारत देश के सभी लोगों को किसी भी प्रकार के भेदभाव से वंचित करते हुए उन लोगों ने उनको यानी कि यहाँ के शूद्र को भी उस कैटेगरी में रखना शुरू कर दिया जिस कैटेगरी में अपने यहाँ के ब्राह्मण हुआ करते थे, क्षत्रिय हुआ करते थे, वैश्य हुआ करते थे। यह बात जरा भी मनुवादियों को नहीं पचती है, जरा भी मनुवादियों के औलादों को नहीं पचती, यानी ब्राह्मणों को नहीं पचती। तो इसके खिलाफ में भी आंदोलन। क्यों? क्योंकि ये लोग कहते थे एक शूद्र हमारी बराबरी कैसे कर सकता है, एक शूद्र हमारी ऑफिस में काम कैसे कर सकता है, एक शूद्र का जो वो बड़ा अधिकारी बन जाता है, एक शूद्र बड़ा अधिकारी और वो छोटे पद पर कोई भी ब्राह्मण रहे और बड़े पद पर कोई भी शूद्र रहे, यह ब्राह्मणों को जरा भी नहीं पचती थी। क्योंकि अब ब्राह्मण को शूद्र को सर कहना पड़ेगा, बड़ा कहना पड़ेगा, साहब कहना पड़ेगा, यह बात ब्राह्मणों को बिल्कुल नहीं पच रही थी। तो साथियों, ये कारण था 9वां।
अब हम लेके चलते हैं कारण नंबर 10 पर। जो कारण नंबर 10 है, सन 1834 में पहला भारतीय विधि आयोग का गठन हुआ। कानून बनाने की व्यवस्था जाति, वर्ण और धर्म क्षेत्र की भावना से ऊपर उठकर करना आयोग का प्रमुख उद्देश्य था। मतलब अब जो भी कुछ कानून बनेंगे वह वर्ण, रंग, धर्म, जाति देखकर नहीं बनेगा, वह सबके लिए बनेगा। जो भी कानून बनेगा सबके लिए एक जैसा बनेगा। यह सन 1834 में किया जाता है। यह 10वां कारण हो गया। मैं अब 11वें कारण की तरफ ले चलता हूं आप सभी को। 1835 ईस्वी में 1835 ईस्वी में प्रथम पुत्र को गंगा दान पर रोक लगाया जाए। बताइए जरा, शूद्र समाज में अगर कोई भी लड़का पहला हुआ करता था, किसी भी दंपति को अगर पहला लड़का होता था पुत्र, तो उसको दान दे दिया जाता था गंगा में। मतलब गंगा में उसे प्रवाहित कर दिया जाता था या फिर उसे गंगा में डुबोकर मार डाला जाता था। ऐसा किस लिए किया जाता था? ऐसा इसलिए किया जाता था कि इन लोगों का कहना था, ब्राह्मणों का कहना होता है कि जो पहला लड़का होता है वह बुद्धिमान, बलशाली, हुष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त होता है। इनकी वजह से ये आगे चल करके बड़ा हो करके ब्राह्मणों से मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाएगा। और वे नहीं चाहते थे कि हमारा मुकाबला करने वाला कोई शूद्र का बच्चा तैयार हो। इसलिए इन लोगों ने पहला जो बच्चा होता था उस पर इन लोगों ने रोक लगाया और गंगा पे उसको दान दिवा दिया करते थे, यानी कि देवी देवता पाखंड के नाम पर। इस तरह से तो इस पर भी अंग्रेजों ने सन 1835 में रोक लगा देते हैं। अब हम आगे चलते हैं 12वें कारण पर। 7 मार्च सन 1835 को लॉर्ड मैकाले ने शिक्षा नीति राज्य का विषय बनाया और उच्च शिक्षा को अंग्रेजी भाषा का माध्यम बनाया। जरा सोचिएगा, भारत देश में इससे पहले किसी भी शूद्र को तो पढ़ने का अधिकार था नहीं, किसी भी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल्स में भी नहीं पढ़ सकते थे। तो भारत देश में संस्कृत सिर्फ ब्राह्मण पढ़ता था और ब्राह्मण सिर्फ पढ़ाता था। जरा सोचिए, तो संस्कृत पढ़ने का अधिकार तो किसी भी भारतीय को नहीं था, सिर्फ स्वाय ब्राह्मण को, शूद्र का तो कदाचित नहीं था। और रही बात आती है हिंदी की, तो हिंदी भी कोई नहीं पढ़ सकता था। तो अंग्रेजों ने क्या किया, अपने देश में अंग्रेजी भाषा को लागू करते हैं। अंग्रेजी भाषा को इसलिए लागू करते हैं क्योंकि इस देश में अंग्रेज पूरी तरह से अपना वर्चस्व स्थापित कर चुका था। इस देश में उसका पूरा का पूरा मनसा हो गया था इस देश में अपना शासन करना। तो यहाँ पे उनको कामकाज में मुश्किलें पैदा हो रही थी। तो यहाँ के लोगों को उन लोगों ने फिर अंग्रेजी भाषा पढ़ाना शुरू करने की कोशिश करने लगे कि यहाँ अंग्रेजी भाषा पढ़ाया जाए। इसीलिए उसको प्रथम वरीयता दिया गया। यह बात ब्राह्मणों को बिल्कुल नहीं पचती, इसलिए अंग्रेजों के खिलाफ में ब्राह्मणों ने एक आंदोलन छेड़ दिया, क्योंकि उनकी भाषाओं पर चोट पहुंच थी, उनकी संस्कृति पर चोट पहुंच रही थी। तो मैं आपको बता देना चाहूंगा, आज के समय में यही ब्राह्मण सबसे ज्यादा अंग्रेजी पढ़ते हैं। एक जमाना था, इसी अंग्रेजी को भगाने के लिए इन लोगों ने तमाम प्रकार के आंदोलन करना शुरू किए थे। लेकिन आज वही अंग्रेजी मीडियम में सबसे ज्यादा अगर किसी के बच्चे पढ़ते हैं तो ब्राह्मण के बच्चे पढ़ते हैं, मनु के औलादों के बच्चे पढ़ते हैं। आज की मैं बता देना चाहूंगा आपको। तो मैं आपको ले चलता हूं कारण नंबर 13वें पे। जो कारण नंबर 13वां हुए सन 1835 ईस्वी में कानून बनाकर अंग्रेजों ने शूद्रों को कुर्सी पर बैठने का अधिकार दिया। अब आपको समझ लेना चाहिए। तो 1835 में जो अंग्रेज होते हैं उन्होंने कानून बनाया और सभी को एक बराबर कुर्सी पर बैठने का अधिकार दिया। शूद्रों को भी कुर्सी पे बैठने का अधिकार नहीं था, खटिया पे बैठने का अधिकार नहीं था, वो अच्छी जगहों पे नहीं बैठ सकते थे, किसी धर्म स्थल में नहीं जा सकते थे। मतलब उनकी पूरी तरह से हर जगह पे मनाही थी। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने कानून बना करके शूद्रों को भी कुर्सी पे बैठने का हक दे दिया और यह बात ब्राह्मणों को बिल्कुल नहीं पचती। अब आप सोचिए किस तरह से हमारे देश के ओबीसी, एससी, एसटी आज भी हिंदू धर्म के नाम पर हिंदू के तरफ झुके रहते हैं, ब्राह्मणों की तरफ झुके रहते हैं। इनको यह भी नहीं पता कि इतिहास के पन्नों में किस तरह से इन्हीं के खिलाफ में आंदोलन, इन्हीं के हक अधिकारों के खिलाफ में आंदोलन ये चलाते थे। और हम ही आपको दबाने के लिए नाना प्रकार के आंदोलन चला करके इन लोगों ने सन 1885 में कांग्रेस बनाते हैं। सन 1885 में जो कांग्रेस बनाया जाता है वह यहां भारत देश की आजादी के लिए नहीं था, बल्कि ब्राह्मण की आजादी के लिए 1885 का आंदोलन था। तो मैं आपको बता देना चाहूंगा साथियों कि मैं कांग्रेस की एक एक पोल खोलूंगा,
मैं बीजेपी की एक एक पोल खोलूंगा, मैं आरएसएस की एक एक पोल खोलूंगा। आप लोग मेरे इस चैनल पे बने रहिएगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, इस चैनल को जितना आप सपोर्ट कर सको उतना सपोर्ट करिए। मैं आपको भविष्य में बहुत सी इंफॉर्मेशन लाऊंगा। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।